आज के क्लास में एक फीलिंग्स को फील करेंगे। कहता है सेंटर ऑफ मास इज नियर टू द पार्टिकल हैविंग लार्जर मास के पार्टिकल की ओर सेंटर ऑफ मास कैसे शिफ्ट होती है, इस बात को समझेंगे। पुराने लेक्चर में हमने बातें करी थी पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के ऊपर, जिसमें एक सिस्टम में पार्टिकल ऑफ मास m1 एंड पार्टिकल ऑफ मास m2 एंड उनके बीच का सेपरेशन स्मॉल d हुआ करता था। उनके बीच सेंटर ऑफ मास लाई करी थी। अगर आपको याद हो तो कुछ इस प्रकार पार्टिकल ऑफ मास m1, पार्टिकल ऑफ मास m2, इनके बीच डिस्टेंस ऑफ स्मॉल d था। सेंटर ऑफ मास दोनों पार्टिकल के बीच लाई करी थी। सेंटर ऑफ मास से पार्टिकल ऑफ मास m1 के बीच का डिस्टेंस हमने r1 कंसीडर करा था। सेंटर ऑफ मास से पार्टिकल ऑफ मास m2 जिनके बीच का डिस्टेंस r2 हुआ करता था। सेंटर ऑफ मास से m1 मास के बीच का डिस्टेंस r1 हमने कैलकुलेट करा था एज r1 इक्वल्स m2 अपॉन m1 प्लस m2 into d and r2 equals m1 upon m1 plus m2 into d। इसे इक्वेशन फर्स्ट एंड इसे इक्वेशन सेकंड मानकर दोनों को डिवाइड करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड। इस कंडीशन में r1 अपॉन r2 इक्वल्स m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू d अपॉन m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू d। m1 प्लस m2 ऊपर एंड नीचे कैंसिल आउट, d एंड d कैंसिल आउट। फाइनली बचा r1 अपॉन r2 इक्वल्स m2 अपॉन m1। इसे इस प्रकार भी लिख पाएंगे r1 m1 इक्वल्स r2 m2। अब बात यहां आती है r1 एंड r2 बराबर हो जाए तो पार्टिकल ऑफ मास m1 एंड पार्टिकल ऑफ मास m2 पर क्या असर पड़ेगा। r1 इक्वल्स r2, इस बात को हमने माना है। इस कंडीशन में r2 इंटू m1 इक्वल्स r2 इंटू m2, r2 एंड r2 कैंसिल आउट। दिस इम्प्लाइज m1 इक्वल m2।
जरा आप सोचें, यह मास एंड यह मास दोनों आपस में बराबर हो जाती है, तो सेंटर ऑफ मास, सिस्टम का टोटल मास, इसके मिड पॉइंट और एट द सेंटर पर लाई करेगा। इस केस में सेंटर ऑफ मास इज एट द मिड पॉइंट और इन द मिडिल। मिड पॉइंट या मिड वे या फिर मिडिल या फिर एट द सेंटर, कुछ भी यूज कर सकते हैं। M1 एंड M2 दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं, तो सिस्टम का टोटल मास इसके मिड पॉइंट पर कंसंट्रेटेड मालूम पड़ता है। आप इसे यहां फील करें। कुछ इस प्रकार का, जिस पॉइंट पे मार्कर को बैलेंस्ड मेरे द्वारा करा गया है, इस पॉइंट पे इस मार्कर का टोटल मास कंसंट्रेटेड मालूम पड़ता है, जिस कारण यह इस स्थिति में, इस हालत में बना हुआ है। यदि ऐसा होता है, केस फर्स्ट, R1 छोटा हो जाए R2 से, R1 R2 से छोटा हो जाने के कंडीशन में हम इस इक्वेशन का यूज करें तो क्या पाएंगे? R1 अपॉन R2 इक्वल M2 अपॉन M1। यह बात अभी हमने सीखा। R1 जब छोटा हो जाता है R2 से, इट मीन्स M2 M1 से छोटा हो जाएगा। M2 is less than M1. It means फर्स्ट पार्टिकल का मास M1 बड़ा है M2 से, तो सेंटर ऑफ मास भारी पार्टिकल की ओर शिफ्ट हो गया है मिडिल पोजीशन से। यदि ऐसा होता है, R2 छोटा हो जाता है R1 से, तो क्या होगा? यह डिस्टेंस कम हो जाएंगे R1 से, तो R1 बड़ा हो जाएगा। इफ R1 is greater than R2, in this case R1 R2 से बड़ा होने पर M2 बड़ा हो जाएगा M1 से। और M2 बड़ा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली R1 सेंटर ऑफ मास से बढ़ जाएगा। ये बढ़ के आगे आ जाएंगे। और इस केस में सेंटर ऑफ मास कुछ इस प्रकार मिड पॉइंट से राइट शिफ्ट हो जाएगा। एक
छोटा सा प्रॉब्लम रखा है। Two particles of masses 1 kg and 2 kg are located at x equals 0 and x equals 3 meter. Center of mass मांगी जा रही है। Particle of mass m1 equals 1 kg. Particle of mass m2 equals 2 kg. X equals 0 and x equals 3. X equals 0 पर m1 मास लोकेट करा गया है एंड x equals 3 मीटर पे m2 मास लोकेट करा गया है। मानते हैं सेंटर ऑफ मास m1 मास से y डिस्टेंस पर है। सेंटर ऑफ मास से पार्टिकल m2 का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? यह डिस्टेंस 3 मीटर माइनस y, 3 माइनस y कर सकते हैं। अभी आपने पढ़ा R1 अपॉन R2 इक्वल्स M2 अपॉन M1 यूज करते हैं, क्या हो जाएगा? R1 की जगह y अपॉन R2 की जगह 3 माइनस y इक्वल्स M2 अपॉन M1, M2 की जगह 2 kg है, यूनिट को हटा लेते हैं, एंड M1 की जगह 1 kg है। इसे आप सॉल्व करें तो क्या पाएंगे? y इक्वल्स 6 माइनस 2y एंड y प्लस 2y इक्वल्स 6 और 3y इक्वल्स 6, 3 2 6, तो y निकल के आया 2 मीटर और यहां 1 मीटर हो जाएंगे। अगर आप इसका इमेज फिर से ड्रॉ करें, ये 1 kg, ये 2 kg, y हमें निकल के आया है 2, यहां से 2 मीटर और यहां से 1 मीटर, यहां पे सेंटर ऑफ मास 3 माइनस 2 करेंगे तो यह 1 मीटर मिलेगा और यह 2 मीटर है। ध्यान से गौर करें तो पाएंगे भारी पार्टिकल की ओर सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो गया है। इनका मिड पॉइंट आ जाएगा 1.5, यूनिट मीटर है तो रख लीजिए, पर देखिए सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो गया है मिड पॉइंट के राइट में, बिकॉज M2 इज ऑफ लार्जर मास टू मास M1। इतनी बात ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।